अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बात करेंगे ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर और क्या मामला अब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप बहुत कन्फ्यूज़ लग रहे हैं कि इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं, तो इस पर भी बात करते हैं। और फिर ईरान क्या किसी धोखे में आ सकता है, क्योंकि ईरान के साथ अब जिस तरह मामला जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब अमेरिका की जानिब से कोई बातचीत का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। साथ ही मखसूस नशिस्तों के केस की आज समाअत हुई और सलमान अकरम राजा साहब ने एक दफ़ा से फिर से अपने दलाइल भी दिए और आईना दिखाने की जजेस को कोशिश की, तो उस हवाले से भी बात करेंगे इसी व्लॉग में। फिर वाइट हाउस की जानिब से बताया जा रहा है कि आसम मुनीर साहब ने कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने की बात की है, तो उस पर भी देखते हैं कि कितनी हकीकत है और क्या आसम मुनीर साहब ने वाकई को बात की है या नहीं की। और साथ ही साथ आखिर में बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जब एंकर ने उनसे हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से सवाल पूछा तो वो हाइब्रिड निज़ाम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो व्लॉग है उसका आगाज़ हम लोग करते हैं ईरान और इसराइल की सूरत हाल से। अब अगर देखा जाए तो इसराइल ने पहले जब अटैक शुरू किया ईरान से और एक मामला शुरू हुआ, उसके बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, यकीनन इस चीज़ की कोई तवक्को नहीं कर रहा था। हम लोग इस पर पहले भी बात कर चुके हैं और ईरान अब तो बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। अब इसराइल की अगर सूरत हाल देखी जाए तो उनके लोग कह लें कि अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके बंकर्स हैं वो लोगों से भर चुके हैं, उनमें मज़ीद लोगों की अब जगह नहीं है। और अब तो वहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जो कह लें कि काले यहूदी हैं उनको तो बंकर्स में जगह ही नहीं दी जा रही। वहाँ पर जो कह लें कि वाइट जूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उन्हीं को बंकर्स में जगह दी जा रही है और इसराइल के अपने लोग जो है वो मुल्क छोड़कर वापस जा रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पर उनको लाकर एक तो आबाद किया गया था, तो अब जिस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि इसराइल पहले क्या करता है कि इसराइल एक जो कह लें कि सोच बनी हुई है, इसराइल पर पहले कोई हमला नहीं करता। इसराइल का जिसकी तरफ भी दिल करता है ये जाता है, बदमाशी करता है और एंड में जाके कह लें कि उनको जो अपनी मर्ज़ी के इनके मुतालबात होते हैं वो मनवा लिए जाते हैं। लेकिन ईरान ने इस दफ़ा इनको जब सरप्राइज़ दिया तो इसराइल इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रहा था, तो उनके लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब जब ईरान ने कह लें कि उनके एक हॉस्पिटल पर हमला किया, तो कह लें कि इसराइल की जानिब से बयान दिया गया, जो कि आपको और मुझे तो मेरा ख्याल है पता ही नहीं होगा। जो उन्होंने बात की मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। वो कह रहे थे जी कि जंग के दौरान अगर हॉस्पिटल पर हमला किया जाए तो ये क्राइम होता है। और ये बात कौन कर रहा था? इसराइल, जिन्होंने कह लें कि गज़ा का मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल छोड़ा ही नहीं होगा। और ये ईरान ने भी इस हॉस्पिटल पर हमला इसलिए किया क्योंकि मोसाद का कह लें कि हेडक्वार्टर इस हॉस्पिटल की बेसमेंट में था और वो ये चीज़ जानते थे। अब ये देखें कि ईरान जिस तरह से जितने उनके कह लें कि टारगेट किया जा रहा है चीज़ों को, जिस तरह उनको पता है सारी चीज़ें, उनको इंटेलिजेंस है उनके पास अब मुकम्मल तौर पर। और इसराइल पर अब वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं, जितनी इमारतों को वहाँ पर नुकसान पहुँच चुका है अब तक, हत्ता कि अगर देखा जाए तो ईरान में कह लें कि शहादतें ज़्यादा हुई हैं। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया वो बता रहा है तकरीबन 600 के करीब अब तक अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें 150 के करीब कह लें उनके मिलिट्री के या जो उनके साइंटिस्ट शहीद हुए हैं, बाकी जितने भी सारे सिविलियंस हैं। और इतने ज़्यादा सिविलियंस को इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया। और फिर इसराइल ने तो अब कह लें कि अपने मुल्क के अंदर अल जज़ीरा जैसे BBC जैसे चैनल्स को बैन कर दिया है, वहाँ पर उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही। और ये जो हमेशा दावा करते हैं, जो हमेशा हक और सच दिखाने का, और ये दुनिया को बताते हैं जी कि उन्होंने करना क्या है। आप इनका दोगलापन खुद देखें कि वहाँ पर जो है कवरेज नहीं करने दी जा रही, क्योंकि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है। हकीकत ये है कि आज अगर अमेरिका साथ नहीं ना देता इसराइल का, तो इसराइल ये जंग हार चुका है और इस तरह की वहाँ पर सूरत हाल बन चुकी है। और अगर अमेरिका की बात करें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब बड़े कन्फ्यूज़ लग रहे हैं, और कन्फ्यूजन की वजह भी ये कि उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से रशिया भी उनको धमकी दे रहा है। और अगर अमेरिका जब आता है कह लें कि इसराइल के लिए, और तो क्या रशिया ईरान के लिए नहीं आएगा? या अगर चाइना है, चाइना ने भी अब अमेरिका को कहा कि आपने बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बनना, तो बाकायदा से कह लें कि एक लॉबी बन चुकी है, ईरान के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े हैं। और इसी सूरत हाल में पाकिस्तान को भी जो है देखना होगा। और अगर हम इस जंग को सीरियस नहीं लेंगे तो कल को कह लें कि अगले हम हैं, अगला नंबर हमारा है। आज अब देखें कि हमारा एक तो ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, और फिर जो आप ये कह लें कि गवादर की बात करते हैं, आज अगर देखें ना कि BLA वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्टिव है, और कल को अगर यहाँ पर इसराइल आकर बैठ जाता है ईरान में, तो सोचें कि आप वहाँ पर गवादर पोर्ट क्या कल को आपका रहेगा? तो मतलब चीज़ें हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इस हवाले से भी सोचना है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसीलिए कन्फ्यूज़ है, उसको भी नहीं समझ आ रही कि ईरान को अब जवाब किस तरह से देना है और क्या करना चाहिए।
अब उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। 2 हफ्ते में उन्होंने कहा है जी कि हम सारी चीज़ों को मॉनिटर भी करेंगे और उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो देखना है अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फैसला करते हैं। साथ ही साथ एक फिर व्हाइट हाउस से कह लें कि जो मुबैना तौर पर तो मुझे ये लग रहा है कि खबर चलाई गई है। अब इस खबर का हकीकत से कितना ताल्लुक है ये अल्लाह जानता है, लेकिन बताया जा रहा है जी कि आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करना चाहिए। अब ये आसिम मुनीर साहब ने, मुझे नहीं पता अगर उन्होंने वाकई ये बात की है तो क्या सोच के की है, क्योंकि देखा जाए तो जो कुछ गज़ा में कर रहा है इसराइल, इससे पहले इसराइल क्या कुछ कर रहा है, जितनी उसने बदमाशी की उसके पीछे कौन होता है, अमेरिका। और आज भी देखा जाए तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का उसका हिस्सेदार नहीं है जो कुछ गज़ा में हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आई कि आसिम मुनीर साहब ने ये क्या सोच के बात कर दी। हाँ ठीक है, एक डोनाल्ड ट्रंप ने जब हमारे कह लें कि हालात ख़राब थे हिंदुस्तान के साथ, तो तब उसने कोई वो साजिश का किरदार अदा किया। वो भी पता नहीं उसने उतना किया या नहीं किया, लेकिन उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा लेता है, हर जगह पर वो ये बात करता है। तो इस वजह से पता नहीं कर दिया, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने ये क्या सोच के कहा, मुझे इस चीज़ की समझ बिल्कुल नहीं आई। हत्ता कि अमेरिका तो इस तरह से बदमाशी कर रहा है कि पूरे खित्ते में अमेरिका की बदमाशी है, और आप ऐसे में जाके कहें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए, तो वो नोबेल प्राइज़ उनको किस बात पर देना चाहिए, फिर ये भी बता देना चाहिए था। अब ये व्हाइट हाउस की जानिब से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, वल्लाह आलम जी उन्होंने बात की है या नहीं की, लेकिन एक ये खबर चल रही थी तो मैंने कहा जो भी उस पर फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने चाहिए। फिर अब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और एंकर ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मिलिट्री कह लें कि पावर में आ रही है, उनकी मज़ीद पावर बढ़ती जा रही है, और ये जो एक हाइब्रिड निज़ाम आपके यहाँ बन गया है, क्या इससे आपको या जमहूरियत को कोई ख़तरा है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा नहीं जी कोई ख़तरा नहीं है हमें। उन्होंने कहा ये तो उल्टा 90s में भी होना चाहिए था। 90s में आपको पता है ना कि होता था कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट और कह लें कि सियासतदान की आपस में लड़ाई रहती थी, कभी सियासतदान पावर में आ जाते थे तो कभी एस्टेब्लिशमेंट। तो अब तो आके उन्होंने कहा कि ये तो उल्टा होना चाहिए था पहले। उन्होंने इसको कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग देखे ना फिर किस बात की है, जिस तरह से उन्होंने इसके लिए अंडरस्टैंडिंग का वर्ड यूज़ किया, या उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनको तो देखे ना सब कुछ मिल जाता है इस निज़ाम में। देखें इनको तो बिना वोट के जो है ये असेंबली में आके बैठ जाते हैं, बिना वोट के यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बिना वोट के कह लें कि इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, इनके मुखालिफिन को रगड़ा लगाया जा रहा है, इनके मुखालिफिन को दबाया जा रहा है, तो इनकी तो अयाशियाँ, ये तो चाहेंगे इस तरह का निज़ाम। उन्होंने कहा कि उल्टा हम तो इसमें कंफर्टेबल है। और जब ये कल को बात करें फिर इनकी तरफ से नारा भी लगाया जाता है कि वोट को इज्जत दें। तो जब ये आपके पास आए ना और कल को बात करें कि वोट को इज्जत दें, तो फिर इनको इनकी हकीकत बतानी है कि आप लोग असल में हैं क्या। ये जमहूरियत के चैंपियन हमें बनते हैं, बराए नाम चैंपियन बनते हैं। मतलब इस तरह का एक देखें बयान देना और ये कहना कि हम इस निज़ाम से खुश हैं। अब मतलब इन्होंने अपनी ये हार तस्लीम कर ली हुई है। इनको पता है कि हमारे पास ना पावर है और ना ही ये पावर चाहते हैं। तो ये कह लें कि वो मिलिट्री के अंडर रहकर काम करना चाहते हैं। और इस बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने कह लें कि इस इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह से वो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें की और उनके पुल बांधे, तो उससे ये ज़ाहिर भी हो रहा था। अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस की। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई और जजेस ने कह लें कि एक तरह से ख़ुद को आज फिर से एक्सपोज किया और उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सलमान अकरम राजा साहब ने आज फिर से दलाइल दिए और उन्होंने जजेस को कोशिश की कि आईना दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। मतलब किस तरह से बल्ले के निशान से लेकर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और फिर किस तरह से उन्होंने ये भी सारे आज फैक्ट्स रखे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने सारी चीज़ों को जो है वो पॉइंट आउट किया। और जो चीज़ें उनकी तरफ से लिखी गई, उन्होंने कहा कि उनको तो चलो माने ना कि जो आपका फैसला आया, और देखें कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने उसको मानने से साफ इनकार कर दिया। वो फैसला गलत था या सही था, कोर्ट की जानिब से फैसला आया था ना। और इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि फैसला ठीक है या गलत है और कौन सा फैसला मानना है और कौन सा नहीं मानना। तो आज ये सारी चीज़ें सलमान अकरम राजा साहब ने जजेस के सामने रखी, उनको आईना दिखाने की कोशिश की, उनके सामने फैक्ट्स रखे। लेकिन जो जहाँ तक मुझे लगा और जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह के उनके रिमार्क्स थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो यही लग रही कि एक तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है और एक उनको ये है कि इसमें जल्दी से जल्दी फैसला करके ये सीट्स का जो बंदर बांट है वो कर दिया जाए, क्योंकि उनका फोकस है 27वीं यानी तरमीम पर। 27वीं यानी तरमीम होगी तो अपनी आमरात भी बढ़ेंगी, सारी चीज़ें आएंगी, जो चीज़ें वो चाहते हैं, जो अपनी वो कह लें कि उम्र की हद बढ़ाना चाहते हैं या जो कुछ भी, वो इस निज़ाम को जिस तरह लेकर चल रहे हैं 27वीं यानी तरमीम से उसको एक सहारा मिलेगा। तो उनका फोकस इस चीज़ पर है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को किया जाए और उसके बाद जो ये मखसूस नशिस्तें हैं ये बाँट कर हुकूमत में ये बंदर बाँट करके तो 27वीं यानी तरमीम की जाए।
खैर सलमान अकरम राजा साहब ने आज भी कह लें कि बड़ी खूबसूरती से अपने दलाइल दिए और उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी। बहरहाल फिर बात वही आ जाती है, हर दफ़ा मैं यही बात करता हूँ कि अगर दलाइल पर फैसला होना होता तो हम कुछ तवक्को कर सकते थे। बहरहाल जी फिर आज उन्होंने कह लें कि मंडे तक का टाइम लिया है क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी आ रही है। मंडे को दोबारा से इस केस की कह लें कि समाअत होगी, अब देखना है कि उसमें क्या फ़ैसला आता है। खैर ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।